नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। 29 मई को होनी है बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की लखनऊ में बैठक और उससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। उससे पहले ही बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे ये साफ हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले पार्टी के भरोसेमंद नेता को इस बार तरजीह मिल सकती है। यूपी बीजेपी की कमान सौंपी जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब कहा जा रहा था कि बीजेपी के लिए माहौल खराब है, तब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही किया। इस बात की संभावना है कि उस नेता को जो सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, राज्यसभा भी भेजा जाए। अब इंतजार उस नाम का है, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है 29 तारीख को जो बैठक होनी है उससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, उससे पहले ये माना जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर साफ हो जाएगा। अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक 29 मई को होनी है, उससे पहले ये माना जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये साफ हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल चर्चा तो यही है कि प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक होनी है 29 मई को, उससे पहले ही यूपी बीजेपी का जो नया प्रदेश अध्यक्ष है उसके नाम की घोषणा की जा सकती है। और इस बात के अगर हमका जो हमारे जो सूत्र है उनका तो साफ तौर पर कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार जो है वहां से किसी नेता को कमान दी जा सकती है, यानी जो पार्टी का लॉयलिस्ट है उन्हें कमान दी जा सकती है। और अगर हम कहें जो सूत्रों के मुताबिक तो सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार बीजेपी उन्हें जिम्मेदारी सौंप सकती है यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाकर। और साथ ही साथ चर्चा इस बात की है कि जब राज्यसभा के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी तो वो नाम भी उसमें शामिल होगा। यानी एक बड़ी रणनीति बीजेपी ने तैयार की है। खासतौर पर देखिए, अगर वेस्टर्न यूपी को देखिए, जब इस चुनाव में जब विधानसभा के चुनाव हुए कहा जा रहा था कि बीजेपी बहुत कमजोर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कमान सौंपी जा सकती है। वहाँ से जो नेता आते हैं सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। और जब राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी तो उनका नाम उसमें शामिल होगा। ठीक है अनुभव, क्या समझे कि राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आप कह रहे हैं राज्यसभा के उम्मीदवारों की घोषणा होगी, उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। और ये भी कहा जा रहा है 29 तारीख को होने वाली बैठक से पहले ये दोनों नाम आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल चर्चा तो इसी बात की है कि जो 29 मई को ये प्रदेश कार्य समिति है उससे पहले ही नाम घोषित हो सकता है। और राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा 1 या 2 दिन में हो जाएगी, क्योंकि 31 मई तो आखिरी तारीख है नामांकन करने की। और उससे पहले जब नाम घोषित होंगे तभी लोग जाकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 31 मई को हमें जो जानकारी मिली, 31 मई को एक साथ बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार हैं जो राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे वो सब एक साथ जाकर नामांकन दाखिल करेंगे, यानी बिल्कुल आखिरी दिन। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि 28-29 के बीच में ये नाम जो है वो कैंडिडेट के घोषित किए जा सकते हैं। ठीक है अनुभव, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी जानकारी रहेंगे। तो आपको बता दें प्रदेश कार्य समिति की बैठक 29 मई को होनी है, उससे पहले माना जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा बीजेपी का ये भी साफ हो जाएगा। जल्दी ही 1 या 2 दिन में नामों का ऐलान हो सकता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा कल कर सकती है राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। ये बड़ी जानकारी, राधा मोहन दास, बाबूराम निषाद हो सकते हैं प्रत्याशी, सूत्रों के हवाले से जानकारी। इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आरपीएन सिंह भी प्रत्याशी हो सकते हैं, जफर इस्लाम, सुरेंद्र नागर भी प्रत्याशी हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी कल अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों के ऐलान हो सकते हैं और कई नामों पर कयास लगाए भी जा रहे हैं। अनुभव से जानकारी लेंगे। अनुभव, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले भी बताया दर्शकों को 31 मई तो नामांकन की आखिरी तारीख है और बीजेपी ने यही तैयारी की है कि उसी दिन सारे लोग एक साथ जो है वो नामांकन करेंगे। लेकिन जो नाम पैनल में देखिए भेजे गए यहाँ पे जो कोर कमेटी ने तय किए, उसमें कहा जा रहा है क्योंकि 5 लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा है बीजेपी के, और उनमें से 3 लोगों को माना जा रहा है कि वो रिपीट होंगे, यानी वो दोबारा बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजेगी।
इसमें जफर इस्लाम का नाम सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री की पसंद है। दूसरा जो नाम है तो अगर हम कहें तो वो सुरेंद्र नागर का नाम है, और इसके अलावा एक और नाम है, वो भी कहा जा रहा है कि रिपीट होगा। पर जो एक और महत्वपूर्ण नाम आपने लिया राधा मोहन दास अग्रवाल का, इस बात की संभावना सबसे ज्यादा है कि इस बार शिव प्रताप शुक्ला जो अभी तक राज्यसभा हमें सदस्य रहे हैं, मुख्य सचेतक भी है राज्यसभा बीजेपी के, उनको शायद पार्टी रिपीट नहीं करे और उनकी जगह राधा मोहन दास अग्रवाल राज्यसभा के उम्मीदवारों, क्योंकि उन्होंने सीट छोड़ी थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं पर चुनाव लड़े। इसके अलावा देखिए निषाद, अभी जयप्रकाश निषाद का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। पर चर्चा इस बात में कि जयप्रकाश निषाद जिनका इस बार बाबूराम निषाद जो पार्टी के नेता है तमाम पदों पर रहे, उनको भेजा जा सकता है। और कुशीनगर आरपीएन सिंह इस बार राज्यसभा जाएंगे, इस बात की भी चर्चा सबसे ज्यादा है। अपर्णा यादव का भी नाम है इससे आप देखिए, और इसके अलावा जो प्रियंका रावत है उनका भी नाम है, क्योंकि एक महिला उम्मीदवार भी बीजेपी की तरफ से होंगी जो राज्यसभा जाएंगी। तो ये कई सारे नाम है, तकरीबन 16 से 18 नामों का एक पैनल भेजा गया है। और ये तय करना शीर्ष नेतृत्व को कि कौन जाएगा राज्यसभा, और उसके बाद चूंकि अभी देखिए विधान परिषद के भी चुनाव आ रहे हैं, 13 सीटें वहां खाली हो रही है, उसमें बीजेपी 9 सीटें जीत सकती है। तो उसके लिए भी लगातार अब लोग जो है वो जो खासतौर से बीजेपी के लोग हैं वो कहीं की लॉबी के कुछ है, और राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा 1 या 2 दिन में हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी के लिए। तो कई सारे नाम हैं जिनके कयास लगाए जा रहे हैं, इंतजार कल का करना होगा, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कल ये साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा में भेजे जाने वाले नामों की सूची क्या है। आगे बढ़ते हैं, मेरठ से बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है, जहां मवाना इलाके में बुलडोजर एक्शन के चलते एक युवती की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि नगर पालिका के जेसीबी को नाबालिग चला रहा था, जहां बाजार सामान लेने गई युवती बुलडोजर की चपेट में आ गई। मवाना चेयरमैन ने परिजनों को 1 लाख की आर्थिक मदद दी है। हालांकि पुलिस भी अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बुलडोजर की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई है। मवाना नगर पालिका के बुलडोजर से युवती की जान गई है। सनुज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सनुज, कैसे ये पूरा मामला सामने आया, पूरी जानकारी दें। देखिए, मवाना नगर पालिका की ये जेसीबी थी और ये कूड़े के सफाई करने में लगी हुई थी, तभी यहाँ से ये युवती गुजर रही थी। और चूंकि आरोप लगाया जा रहा है कि जो चालक था वो नाबालिग था, वो इतनी बड़ी बुलडोजर को नहीं संभाल पाया और अचानक से उसने इस बच्ची को कुचल दिया, जिससे इसकी मौके पर ही मौत हो गई। खूब हंगामा हुआ, परिजनों में खूब रोष फैल गया और आसपास के जो लोग हैं इकट्ठे होकर उन्होंने पहले थाने पर हंगामा किया, नगर पालिका में हंगामा किया, फिर नगर पालिका के जो चेयरमैन है वो मौके पर पहुंचे। जैसे तैसे परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया और कुछ मुआवजे का आश्वासन दिया गया, कुछ मुआवजा भी दे दिया गया। और इस मामले में हालांकि अब पुलिस के अधिकारियों ने जांच बैठा दी है कि क्या वाकई नाबालिग इसको बुलडोजर को चला रहा था। वाकई दिल दहला देने वाली और कहीं ना कहीं खौफ फैलाने वाली वारदात है ये, कि जिस तरीके से बच्ची राह से गुजर रही थी और अचानक से बुलडोजर एक नाबालिग चला रहा था और इस राह चलती बच्ची को कुचलकर मार डाला। एक परिवार के दिल पर क्या बीती होगी कि उनकी जो बेटी है उसकी कुचलकर मौत हो गई। बहुत बड़ी लापरवाही इस मामले में निकलकर सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस क्या एक्शन लेती है और नगर पालिका का जो बुलडोजर कोई नाबालिग चला रहा था, इस मामले में कितनी सत्यता है। बहरहाल चाहे जो कुछ भी हो, जांच होगी, दोषी पर सख्त एक्शन भी होगा, लेकिन जिस बच्ची की मौत हुई है वो बच्ची वापस नहीं आ पाएगी। सारी जिंदगी परिवार के लोगों को ये क्रम सताता रहेगा कि एक लापरवाही से, नगर पालिका के बुलडोजर की लापरवाही से उनकी बच्ची की जान चली गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सनुज आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगरा में हुए डबल मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामला गड़ी चांदनी इलाके का है, जहां ब्रह्मपुरी कॉलोनी में दिन दहाड़े धारदार हथियार से मर्डर की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में आरोपी बेरहमी से हत्या करता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के चलते आरोपी ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से डबल मर्डर की जो लाइव तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। दिन दहाड़े 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। धारदार हथियार से हत्या करने का ये पूरा मामला है और ये जो पूरी वारदात है ये सीसीटीवी में कैद हो गई है। मौके पर पुलिस प्रशासन के लोग भी पहुंचे हैं। जांच पड़ताल इस मामले में की जा रही है।
आगे बढ़ते हैं। मेरठ में थाने के बाहर लगे पोस्टर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मेडिकल पुलिस थाने के बाहर लगे पोस्टर को लेकर हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब अखिलेश यादव ने इस पोस्टर को लेकर ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है और सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। दरअसल ये मामला मेरठ के मेडिकल थाने का है, जहां थाने के बाहर पोस्टर लगा है जिसमें थाने के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं के आने की मनाही की जा रही है। हालांकि पुलिस जांच का दावा कर रही है कि ये पोस्टर खुद भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही लगाए हैं और यह सिर्फ पुलिस की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ कुछ आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी होगी। जिस प्रिंटिंग प्रेस पर यह छपा है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। वहीं हापुड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश से मुठभेड़। हाईवे पर लूट करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, फायरिंग में एसपी दीपक भूकर और इंस्पेक्टर बाल बाल बचे हैं। एसपी और इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। फायरिंग में एक सिपाही घायल बताया जा रहा है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हापुड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर लूट करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस फायरिंग में एसपी दीपक भूकर और इंस्पेक्टर बाल बाल बचे हैं। आगे बढ़ते हैं अब खबर लखनऊ से, जहां बजट सत्र पर चर्चा को लेकर सपा विधायकों ने रणनीति बनाई। सपा दफ्तर पर अखिलेश यादव ने पार्टी के विधायकों को ट्रेनिंग दी और सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए चर्चा हुई। इतना ही नहीं, अब पार्टी विधायकों को कई तरह के प्रशिक्षण दिए गए। साथ ही ये जानकारी भी दी गई कि सदन की परंपराओं का किस तरीके से निर्वहन करना होता है। शनिवार से बजट पर चर्चा होगी और ऐसे में समाजवादी पार्टी किस तरीके से इस चर्चा में सरकार को घेरेगी, इसको लेकर आज एक ट्रेनिंग बुलाई गई और ये पार्टी कार्यालय में ये ट्रेनिंग हुई है। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक मनोज पारस जी। मनोज जी, आज क्या ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई? ट्रेनिंग नहीं है, एक जनरली सब लोगों के साथ बैठ करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। बैठ करके बताया गया कि हम लोगों को बजट भाषण पर सरकार को घेरना है, बजट पर घेरना है। आंकड़े भी दिए गए? आंकड़े हम लोगों पे तो सब पे हैं ही आंकड़े, लेकिन बजट पे घेरेंगे सरकार को, जो सरकार की कमियां हैं उनको उजागर करने का काम करेंगे। आज यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस और नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष बयानों में वैसे ही तीखापन दोनों के में बरकरार है, जैसा बजट सत्र की शुरुआत होने पर हुआ था। आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हर मुद्दे पर विपक्ष को न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर कड़ा पलटवार भी किया। लेकिन भाषण के दौरान आज सबसे दिलचस्प मौका तब आया जब सीएम योगी ने विपक्ष के लिए एक शेर सुनाया। लेकिन मुझे नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों को लेकर के बहुत आश्चर्य हो रहा था और ऐसा लगता था कि एक होता है कि व्यक्ति चुनावी सभाओं में बात करता है, वहां पर वह अपनी अपनी मीठी मीठी बातों को बोलता है, लेकिन सदन में चुना गया सदस्य तो यह प्रदेश के अलग अलग भागों से चुन करके आया है। जमीनी धरातल की बात उनके सामने अगर होती तो बहुत अच्छा होता। और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। लेकिन आज विधानसभा की पूरी कार्यवाही के दौरान एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की चर्चा हुई, जब सपा के समाजवाद पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी ने राम मनोहर लोहिया का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी समाजवादी पार्टी में अब सिर्फ शिवपाल यादव की कलम से ही लोहिया का जिक्र होता है, जिसकी सत्ता पक्षी नहीं बल्कि विपक्ष के सदस्यों ने भी तारीफ की। आप कितना भी बोल लें कि फलाना समाजवादी, समाजवाद को आप लोगों ने एक मृग तृष्णा बना दिया है। और मुझे लगता है, देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी,
संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आलेख उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। एक तरफ सीएम योगी शिवपाल यादव की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव भी खुलकर मुख्यमंत्री की सराहना करने से नहीं हिचक रहे, लेकिन एक दूसरे की तारीफ शायद अखिलेश यादव को असहज कर देती है। यही वजह है कि आज जब मुख्यमंत्री ने समाजवाद के मुद्दे पर शिवपाल यादव की तारीफ की तो अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए विधानसभा में कहा कि आजकल सत्ता पक्ष को मेरे चाचा की बहुत फिक्र हो रही है। नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। नोएडा पहुंची भाजपा नेता अपर्णा यादव का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां अपर्णा यादव ने यूपी के बजट को लेकर सरकार की जमकर तारीफ की, तो वहीं शिवपाल यादव को लेकर भी अपनी बात रखी। अपर्णा यादव ने कहा कि चाचा शिवपाल अगर पार्टी में आना चाहते हैं तो शीर्ष नेतृत्व से बात करें। मैं इतना जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राम राज्य के बारे में बात करी है और राम राज्य में कहा गया है कि जो राजा का पद है उसको हमेशा एक साधु ही संभालेगा। तो पहली शर्त भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी करी है कि योगी जी को मुख्यमंत्री दोबारा बनाया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तारीफ के योग्य है उसकी सर्वथा हमेशा तारीफ होगी। योगी जी सच में तारीफ के काबिल हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी की है। ड्राफ्टिंग कमेटी का स्वरूप कैसा है ये भी आपको बताते हैं। रंजना देसाई को चेयरमैन बनाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। प्रमोद कोहली कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं। इसके अलावा प्रमोद कोहली सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। शत्रुघ्न सिंह भी सदस्य बनाए गए हैं जो पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड है। इसके अलावा मनु गौड़ को भी सदस्य बनाया गया है जो अध्यक्ष टैक्स पेयर एसोसिएशन है। सुरेखा डंगवाल को सदस्य बनाया गया है वे दून विश्वविद्यालय के कुलपति है। ये कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड इस कानून के लिए काम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। एक 5 सदस्यीय कमेटी हमने गठित कर दी है और हमारे नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किस प्रकार की उनकी कार्य व्यवहार है, किस प्रकार की कार्य संस्कृति है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। और हमने पहले ही कहा था कि हम इस पर हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था। चुनाव के बाद पहली जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, पहली शपथ ग्रहण के बाद हमने उसमें ये सर्वसम्मति से फैसला ले लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए समान नागरिक संहिता लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे। आज हमने वो कमेटी बना दी है और कमेटी जल्दी ही ड्राफ्ट तैयार करेगी और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद हम उसको लागू करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए ड्रोन तकनीक कारगर हो सकती है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने साझा पहल की है। दोनों ने ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए नवनेत्रा नाम से एक कमांड सेंटर विकसित किया है जिसके जरिए ड्रोन और थर्मल कैमरे की मदद से उन दुर्गम इलाकों में पहुंचा जा सकता है जहां मानवीय या फिर अन्य साधन से आपदा के समय पहुंचना लगभग असंभव होता है। ये कमांड सेंटर एक मिनी बस के भीतर बनाया गया है। बस के ऊपर 4K रेजोल्यूशन का एक कैमरा भी लगाया गया है जिससे दूर तक तस्वीर देखी जा सकती है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत ड्रोन मेला 2022 में कमांड सेंटर को भी प्रदर्शित किया गया है। आपको अगर पता हो केदारनाथ आपदा में लोग ना पहाड़ में चढ़ गए, पहाड़ में लोग चढ़ गए थे, उन तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था। तो अगर ड्रोन हुआ होता तो ड्रोन से उनको उड़ा के दे सकते थे। इस मामले में कहाँ पे बेचारा किसी पेड़ पर छुपा हुआ पड़ा हुआ है, डर के मारे कहाँ तक पहुँच गया, नीचे नहीं उतर पा रहा है, ऐसी कई घटनाएं हुई। तो वो सब में हमारा ये ड्रोन और कैमरा और थर्मल कैमरा बहुत काम है। वैसे हमारा ये ड्रोन आपदा में काम करेगा और कैसे आपदा में हम ड्रोन को लेकर कैसे हम मैन एनहांसमेंट का काम करते हैं, मैन मल्टीप्लायर का काम करते हैं और वहाँ जाकर हम व्यक्ति को और आपदा में जो भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का अवसर